तो आज की कहानी में एक सिंपल से बैंक स्टाफ की दुनिया में उथल पुथल मच जाती है जब वह अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने का डिसाइड करता है। तो कहानी की शुरुआत में एक फ़ोन कॉल आता है बैंक ऑफ ट्रस्ट यानी BOTB हेडक्वार्टर में। कॉल को कंप्लायंस हेड रिसीव करते हैं और उनके चेहरे का रंग ही तुरंत उड़ जाता है। इसके बाद तुरंत ही फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर जनरल, सेंट्रल सर्च इन जैसी बड़ी बड़ी ऑफिसर सूट बजती है और फिर बात इस CEO तक पहुंच जाती है कि किसी ने हैदराबाद वर्ल्ड से रिजर्व कैश चुरा लिया है और उन पैसों को रोटेशन पे डाल दिया है। CEO उन दोनों को तुरंत ही ब्लैकलिस्ट में डालकर जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाने को कहते हैं और फिर सख्ती से कहते हैं कि ध्यान रहे कोई दूसरा हर्षद मेहता पैदा ना हो जाए। इसके बाद सीन 6 दिन पहले बैंक ऑफ ट्रस्ट के हैदराबाद ऑफिस में होता है शिफ्ट। यहाँ के बैंक ऑफ ट्रस्ट में सूर्या नाम का एक होनहार एम्प्लॉय काम करता है जिसका काम होता है अमीर लोगों से बातचीत करके उन्हें अपने बैंक में पैसा जमा करने के लिए कन्विंस करना। और मानना पड़ेगा दोस्तों कि सूर्या की कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। उसके ऑफिस में ढेर सारे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड सजे होते हैं। तो सूर्या के पोस्ट का नाम है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। सूर्या काफ़ी यंग है तो उसकी अभी फ़िलहाल ही जॉब लगी है और उसकी मॉम पहुंच जाती है एक शानदार अपार्टमेंट देखने के लिए। पर सूर्या का अभी उतना बजट ही नहीं है, इसलिए वो अपनी मॉम को समझाने के लिए उस अपार्टमेंट में जाता है जहां वो देखता है कि उसकी मॉम के साथ साथ एक स्वाति नाम की खूबसूरत लड़की भी वही सेम अपार्टमेंट देखने के लिए आई हुई है। सूर्य अपनी मॉम को वहां से लेकर जाने लग जाता है, मगर जब वो लिफ्ट में जाते हैं ना तो उसकी मॉम को याद आता है कि मुझे ब्रोकर से कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी। इसीलिए वो ब्रोकर से बात करने के लिए चली जाती है और इधर स्वाति सूर्या को लिफ्ट में अकेला देखकर उससे चिपक जाती और कहती है कि मुझे तो यही अपार्टमेंट चाहिए बेबी। और यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि स्वाति और सूर्या पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और दोनों अभी शादी भी करना चाहते हैं। हालांकि स्वाति अलग बैंक में काम करती है, मगर एक दिन के बाद ही वो सूर्या का बैंक ज्वाइन करने वाली है। सूर्या स्वाति को समझाता है कि यह अपार्टमेंट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वो मानने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तभी वहाँ पर सूर्या की मॉम वापस आ जाती है और उनके आने से पहले ही सूर्या और स्वाति वापस से अनजान लोगों की तरह दूर दूर खड़े हो जाते हैं। सूर्या की मॉम कहती है कि लोगी तो मैं यही अपार्टमेंट। सूर्या माना कि तुम अभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मगर तुम BOTM करते हो, तुम्हारी शादी में मोटा दहेज लूँगी, तुम्हारे ससुर से और उन पैसों को मिलाकर ये अपार्टमेंट खरीदूंगी। ये सारी बातें सुनकर सूर्या अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि बगल में उसकी होने वाली बीवी जो है। अब लिफ्ट से निकल जाने के बाद जब स्वाति वहां से चली जाती है तो सूर्या को उसकी मॉम टाइपर से स्वाति के हेयर हटाने को कहती है। इससे सूर्या शर्मिंदा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि माँ वैसा कुछ नहीं है, वो हवा की वजह से बाल इधर आ गए होंगे तभी चिपक गए होंगे मेरे पे। मगर दोस्तों उसकी मॉम ठहरी जेम्स बॉन्ड की बच्ची। वो कहती है कि बेटा अपनी माँ को मत सिखा, मुझे पता है कि तूने एक ही दिन में घर और बहू दोनों देख लिया है। तो आगे सूर्य जाता है अपने ऑफिस में और काम में लग जाता है। तब वहाँ पर उसका एक दोस्त, मतलब दोस्त भी नहीं पर हाँ दोस्ती की तरह वो आता है। उसका नाम बॉब है, जिसने गले में फूलों की माला पहन के रखी होती है। दरअसल पहन नहीं रखी होती बल्कि उसको पहनाई गई होती है। इस बैंक में जो लोग अपना मंथली टारगेट पूरा नहीं कर पाते उन्हें यह खास करके पहनाई जाती है
उनकी हार को रिप्रेजेंट करने के लिए। और बेचारे बॉब का तो यह हर महीने का हो गया है। पहले स्नेक सिला नाम की मैनेजर उसे हार पहना और फिर बॉब सूर्या के पास आकर अपना सारा दुखड़ा सुनाता। तो ये स्नेक सिला बिल्कुल सांप की तरह जहरीली है। वो हर मंथ एम्प्लॉयज़ को हार टारगेट्स देती है और ना पूरा होने पर उनके जमकर बेइज्जती भी करती है। इसी से तंग होकर एक एम्प्लॉय ने एक बार बैंक में ही खुद की जान ले ली थी, जिसकी सूर्या ने उस समय कंप्लेंट कर दी थी। और अब इसकी वजह से स्नेक सिला सूर्य को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती। और उसने तो जैसे ठान ही लिया होता है कि सूर्या को कभी भी कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा या सैलरी में बढ़ोतरी होगी ही नहीं। यहाँ से सीन मदन गुप्ता यानी एमजी नाम के एक बिजनेसमैन पर शिफ्ट होता है, जो अपनी अमीरी दिखाने के लिए हाथों में सोने की घड़ी और ढेर सारे सोने के रिंग्स पहने हुए रहता है। वो ऑक्शन में एक एयरलाइन खरीदना चाहता है, इसीलिए वो आदि नाम के एक मल्टी मिलियनेयर से हेल्प मांगने के लिए आया होता है। पर आदि कहीं और बिजी होने की वजह से मीटिंग पे नहीं आ पाता, मगर वो कॉल पे एमजी से बात करता है और उसे पता चलता है कि एयरलाइन खरीदने के लिए एमजी को 1000 करोड़ चाहिए, जो कि उसके पास है भी, मगर यहाँ नहीं बल्कि चाइना के बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी है। और इंडिया में तो ब्लैक मनी को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं, इसीलिए एमजी आदि से हेल्प मांगने के लिए आया हुआ है। आदि कहता है कि मैं 800 करोड़ में ही एयरलाइन की डील करवा दूंगा। तो एमजी कहता है कि ठीक है, 800 करोड़ में करवा दो और बाकी के 200 करोड़ हेल्प करने के बदले एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो। मगर आदि कहता है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक मीटिंग चाहिए तुम्हारे बॉस के साथ। एमजी कहता है मेरा कोई बॉस नहीं, मैं ही खुद का बॉस हूँ। मगर आदि कहते हैं नहीं, मुझे पता है तुम बस एक प्यादे हो, तुम्हारा रियल मालिक कोई और है। तब एमजी की बोलती बंद हो जाती है और वह उसकी बात मान लेता है, मगर उसे काफ़ी बेइज्जती भी फील होती है। यहाँ पर तो वह अंदर ही अंदर आदि से बदला लेने की भी ठान लेता है। इधर सूर्या स्वाति को कॉल करके बताती है कि आज मेरे काम का यहाँ आखिरी दिन है और आज एक ब्लंडर हो गया। तो इससे पहले कि स्वाति फ़ोन कुछ और बता पाती, पीछे से कोई आदमी उस पे गुस्सा करते हुए काफ़ी झगड़ा करने लगता है। ये सुनकर सूर्या तुरंत स्वाति के बैंक के पास आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक आदमी स्वाति से काफ़ी बदतमीजी कर रहा है। तब सूर्या बीच में आता है और सारा खेल जानना चाहता है कि हुआ क्या। तब स्वाति बताती है इस कस्टमर ने कल 4 लाख का चेक जमा किया था। मेरे जूनियर ने रिसीविंग अमाउंट का एक नंबर थोड़ा गलत टाइप कर दिया और मैंने भी सही से ध्यान दिए बगैर एंट्री कर दी, जिससे अमाउंट दूसरे अकाउंट में चला गया है और जिसके अकाउंट में गया उसने तुरंत ही अपना बैलेंस ज़ीरो कर दिया। उसने मतलब पैसे किसी और को दे दिए। तो जब मैंने कॉल करके उसे सारी बात बताई तो वह तो बड़े चिढ़के कहने लगा कि गलती आपने की है तो आप ही समझो, मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। तभी कस्टमर चिल्लाने लगता है कि गलत ही तुमने किया, तो फिर मैं क्यों भुगत, मुझे तो मेरे 4 लाख वापस चाहिए किसी भी हालत में। इससे सूर्य को थोड़ा गुस्सा आता है, मगर तभी कस्टमर के साथ एक आदमी था जिसका नाम है सुनील। वो रोते गिड़गिड़ा हुए कहता है कि मेरी बेटी के पेट में ट्यूमर है, इससे पहले कि वो ट्यूमर कैंसर में बदले डॉक्टर ने मुझे सर्जरी करवाने की सलाह दी है, इसीलिए मैंने अपने सेठ से मदद मांगी। इन्होंने मुझे 4 लाख का चेक दिया, पर इस मैडम की एक गलती की वजह से पैसे किसी और के अकाउंट में चले गए। अब मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगा। कल ही मेरी बेटी की सर्जरी होने वाली है, अगर आज मैंने पैसे जमा नहीं किए तो वह सर्जरी नहीं करेंगे। और तब सेठ कहता है
कि सुनील इनके सामने रोने गिड़गिड़ा से कुछ नहीं होगा। चलो बैंक में ज़रा इनकी कंप्लेंट करेंगे, मीडिया को बुलाते हैं, फिर देखते हैं, पुलिस केस करेंगे, तब समझ में आएगा इनको। ये सारी बातें सुनने के बाद सूर्या कहता है कि सर अगर आप ये सब करेंगे तो भी पता है क्या होगा। स्वा तो अपनी गलती मान लेगी और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसे दोबारा किसी और बैंक में जॉब नहीं मिलेगी। खैर वो तो अलग बात है, मगर बैंक आपके पैसे आज नहीं देगा, वो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएगा और 2-3 महीने के बाद कंपनसेशन देगा। आप मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं आपको 4 लाख लाकर दे दूंगा, ट्रस्ट कीजिए मेरे पे। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब भी दूसरे बैंक से कोई चेक क्लियरेंस के लिए आती है तो सबसे पहले उसे यूवी स्कैनर से चेक किया जाता है कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं। इसके बाद बैंक का एक एम्प्लॉय एंट्री मार्क करता है, फिर अगला एम्प्लॉय चेकर उसे अप्रूव करता है। अगर कोई गलती होती है तो चेकर ही उसी वक्त वह सही करवाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गलती स्वाति की थी क्योंकि वही चेकर थी। इसके बाद सूर्या स्वाति से पूछता है कि जिसके अकाउंट में 4 लाख गए उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो स्वाति बताती है कि बेनी डिसूसा। सूर्या तुरंत ही बेनी का स्टेटमेंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल यानी CIF नंबर मांगता है। फिर सूर्या उस CIF नंबर को बॉब को सेंड करके उसे बेनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री निकालने को कहता है कि इसने आज तक क्या क्या किया, ज़रा देखें। इसके बाद फिर से सब वैसा ही करते हैं जैसा सूर्या उनसे करने को कहता है। स्वाति अपनी बोर्ड चेक की बुक यानी BOTL की चेक बनाती है, जबकि उसके अकाउंट में सिर्फ 1 रुपया होते हैं। वो उस चेक को अपने बैंक यानी KDFC बैंक में जमा करती है, वो भी ड्रॉप बॉक्स में नहीं बल्कि कैश काउंटर पे, और बड़े ध्यान से स्टम्प रिसीप्ट भी ले लेती है। 11 बजे से पहले जो भी चेक डिपॉजिट किए जाते हैं उसे सेम डे ही क्लियरेंस मिल जाती है। इसके बाद स्वाति का वह बोर्ड चेक पहुंचता है सूर्या के बैंक में, जहां चेक का डिपार्टमेंट लवन नाम की एक लड़की संभालती है। तो सूर्या डायरेक्ट लवण्य को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास स्वाति नाम का एक 4 लाख का चेक आया होगा, उसकी एंट्री जल्दी करो, बहुत ज़रूरी है। तो लवन जब एंट्री करती है तो उसे स्वाति के अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस 1 रुपया दिखाया जाता है। वो कहती है मैं एंट्री कैसे कर सकती हूँ जब स्वाति के अकाउंट में सिर्फ 12,000 ही है। तो सूर्य कहता है कि 3 घंटे के बाद ही फाइनल एंट्री की जाएगी ना, इसीलिए तुम अब भी एंट्री कर दो और चेक को बंडल के सबसे नीचे रख दो, क्योंकि मैं 3 घंटे में स्वाति के अकाउंट में 4 लाख डलवा दूंगा, और अगर नहीं डलवा पाया तो तुम कह देना कि सॉरी टाइपो एरर यानी कि ST था, जिसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सूर्य अब स्वाति को अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाकर 4 लाख मांगने को कहता है। तो वहां जाकर स्वाति कहती है कि लेजर अकाउंट में मेरे 4 लाख दिख रहे हैं, उसके सहारे शाम तक मेरे अकाउंट में 4 लाख आ जाएंगे, तो आप उसमें से ले लीजिएगा। बैंक मैनेजर स्वाति की बातों में आकर अपने बैंक से स्वाति को 4 लाख दे देता है, जिसे तुरंत ही सूर्य ले जाकर सुनील को दे देता है ताकि उनकी बेटी की सर्जरी हो जाए। इस तरह से सुनील की तो मदद हो गई, मगर स्वाति को काफ़ी डर लग रहा होता है कि कहीं हम बैंक फ्रॉड के चक्कर में पकड़कर जेल ना चले जाएं। मगर सूर्या कहता है कि मैंने अब तक संभाला है तो आगे भी संभाल ही लूँगा, चिंता मत करो। इसके बाद सूर्या जाता है अपने बैंक में, जहां बॉब ने उसे बेनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री WhatsApp 2 का घोटाला किया, उसे उसने BT बैंक यानी हमारे बैंक में डाल दिया, मगर उसने अभी तक उन पैसों को निकाला नहीं है। साथ ही उसने हमारे बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रखकर लोन भी लिया हुआ है, और वह अपनी AI भी टाइम पर नहीं भरता, जिसकी वजह से उसके सिविल स्कोर बहुत ही ख़राब हैं। ये सब जानने के बाद
सूर्या बेनी के व्हाट्सएप टू सेंड करता है और फिर उसे कॉल करके कहता है कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं जिन्होंने सरप्राइज कंटेस्ट जीता है। हमारी बैंक हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने वाले कस्टमर्स की एक कंटेस्ट करता है और जो भी अकाउंट होल्डर इस कंटेस्ट को जीतता है उसे स्विट्जरलैंड ट्रिप के टिकट्स स्पॉन्सर की जाती है। मगर बेनी साफ कह देता है कि मैं इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तब सूर्या एक हेल्प मांगता है कि आप ना मुझे अपने अकाउंट का रिलेशनशिप मैनेजर बना लो, मैं आपकी ट्रिप कैंसिल कर दूंगा और वो अमाउंट मुझे मिल जाएगी। वैसे भी आपको तो उसकी ज़रूरत है नहीं, कम से कम मेरा भला तो हो जाएगा। तो बेनी पूछता है कितने पैसे मिलेंगे। सूर्य बताता है कि 10 से 12 लाख। तो बेनी कहता है कि मेरी फैमिली हमेशा चैरिटी वगैरह करती रहती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उन पैसों को चैरिटी में डाल दिया जाए। सूर्य कहता है कि वाह सर, आप तो बड़े नेक आदमी हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक मेल भेज रहा हूँ जिसमें ओके रिप्लाई करने से मैं आपके अकाउंट का आरएम यानी रिलेशनशिप मैनेजर बन जाऊँगा। तो बेनी ओके रिप्लाई कर देता है। इसके बाद सूर्या उसके बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकालकर उसमें बेनी के साइन की नकल करके बेनी के अकाउंट से 4 लाख निकालने जाता है। मगर काउंटर पे एक हैंडीकैप स्टाफ होती है, उससे ना चाहते हुए भी सूर्या को थोड़ी बहसबाजी करनी पड़ती है। सूर्या कहता है कि मैं बनी का दोस्त हूँ और आरएम भी बेनी अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन मुझसे पूछ कर ही लेता है। आज वो किसी वजह से नहीं आ पाया, इसलिए मुझे भेजा है। पैसे निकालने के लिए तो वो हैंडीकैप स्टाफ उसे पैसे निकाल कर दे देती है, पर आगे से वह कस्टमर को साथ लाने के लिए भी कहती है। खैर, सूर्य वो से स्वाति के अकाउंट में भेज देता है, जिससे होता ये है कि स्वाति ने जो 4 लाख निकाले थे अपने बैंक से वो मैनेज हो जाता है। मगर जैसे बेनी के अकाउंट से 4 लाख निकलते हैं ना, वैसे उसके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाता है कि आपके अकाउंट से 4 लाख निकल चुके हैं। अब यहाँ तो सारा काम हो जाने के बाद सूर्या आराम से चैन की नींद सोता है और अगले दिन जब वो वापस अपने काम पे आता है तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसे कंप्लायंस ऑफिसर हेमंत कुमार अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम ही आरएम हो ना बेनी के, तुमने कल बेनी के अकाउंट से पैसे से निकाले, राइट। सूर्य कहता है कि कस्टमर ने खुद मुझे अप्रूवल दिया था सर। तो हेमंत कुमार कहते हैं कि कस्टमर ने 5 करोड़ मिसिंग होने की क्वेरी की है। 5 करोड़ सुनकर सूर्या के होश उठ जाते हैं। तब उसे मैनेजर स्नेक सिला बताती है कि आज ही मुझे बेनी का कॉल आया था और हमने चेक भी किया, तो उसके अकाउंट से 5 करोड़ जिस अमाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं वो पता है किसका अकाउंट है, वो है IBA यानी इंस बैंक अकाउंट, और अकाउंट होल्डर का नाम है सूर्या। इससे सूर्या तो चौंक जाता है और कहता है कि पर मेरा तो IBA में कोई अकाउंट है ही नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं यह बात प्रूव करके दिखा दूंगा। मगर शीला कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रूव करना है यहीं बैठ के करो। तब सूर्या बॉब को कॉल करता है और वो भी कंप्लायंस ऑफिसर के ऑफिस में आ जाता है। वो बताता है कि IBA बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज कर दिया गया है, सिर्फ एक फॉर्म मिला है। तो उस फॉर्म पे जो साइन था उसे चेक करने के लिए सूर्या से हॉरिजॉन्टल 5 साइंस करने को कहा जाता है और हेमंत कुमार नोटिस करता है कि ओरिजिनल सिग्नेचर में सिर्फ 2 ही स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं, वहीं फॉर्म में जो साइन है उसमें 8 स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं। ये सब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखा होता है। अब हेमंत कुमार सूर्य से कहता है कि बेनी को लेकर आओ, मुझे आज ये केस सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, बेनी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है
इसीलिए सूर्य और बॉब अपनी गाड़ी से बेनी के घर जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में गुंडे उनको दबोचकर अपनी गाड़ी में डालकर आदि के पास लेकर जाते हैं और फिर वो सूर्य को उठाकर कोई सुनसान अड्डे पे नहीं बल्कि शहर के मेले में लेकर आए होते। यहाँ आदि सूर्य से कहता है कि मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर पता है आज तुम यहाँ क्यों हो? सिर्फ एक गलती की वजह से। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेनी जो है ना वो आदि के अंडर ही काम करता है और जो 5 करोड़ गायब हुए हैं वो बेनी के नहीं बल्कि आदि के ही थे। और अब आदि के पास सारा योरा होता है कि पहले बेनी के अकाउंट से 5 करोड़ गए सूर्या के अकाउंट में और फिर वहाँ से 1000 अलग अलग अकाउंट में वो पैसे बढ़ गए और वो सारे फेक अकाउंट्स थे। अब आदि के पास तो इतना वक्त है नहीं कि वो 1000 अकाउंट होल्डर के पास जाकर उनसे बातचीत करके पैसे वापस ले, इसलिए उसने डायरेक्ट सूर्या को ही पकड़ा कि मेरे पैसे वापस करो, कैसे भी करके आदमी है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत बड़ा गुंडा भी है। वो सूर्या से कहता है कि तुम्हारी वजह से सूर्या मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ खोई है। सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है जब आदि एमजी से मिला था और उसने एमजी को बताया था कि तुम अपने पैसे एक चाइनीज़ कंपनी को दोगे और उस कंपनी के जो इंडियन ब्रांच है वो एयरलाइन खरीद कर तुम्हें दे देगी। तभी आदि का खास आदमी टैगोर आदि को बताता है कि एक दिक्कत हो गई है बेनी के अकाउंट से। वो काला धन जो हमने फेक एंटीक पेन ऑक्शन से सौदा किया था वो चोरी हो गया है। और जब यह बात एमजी को पता चली तो उसने तो आदि की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा दिया कि तुम लोग 5 करोड़ तो मैनेज नहीं कर पाए, 800 करोड़ कैसे करोगे? तो आदि ने तुरंत ही 5 करोड़ का चेक साइन करके एमजी को दे दिया, मगर एमजी ने उसे फटाक से फाड़कर फेंकते हुए कहा कि प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो बात हुई थी उसी पे टिके रहो। पहले वो 5 करोड़ रिकवर करवाओ और फिर एयरलाइन हमारे नाम करवाओ, तभी मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। सूर्या कहता है कि बेनी नहीं, कोई झोल? क्या होगा सर? पक्का आप उसे पकड़ो, वो सब बक देगा। और तब आदि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हारे फ्रीज अकाउंट से सारे डिटेल्स निकलवा लिए, तुम्हारी गाड़ी से तुम्हें उठवा लिया और तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा। अभी तक एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी उस आदमी को सलाह मत दो जो तुम्हें वार्निंग देने की काबिलियत रखता हो। पीछे देखो, सूर्य देखता है कि पीछे उसकी मॉम कॉटन कैंडी खा रही है और तब आदि कहता है कि अपनी मॉम के पीछे देखो, मेरे 2 आदमी खड़े हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि तुम मेरी खाई भी रिस्पेक्ट वापस करोगे या अपनी मॉम को खोना पसंद करोगे। आदि के आदमियों ने अपनी गन भी सूर्य की मॉम की ओर पॉइंट कर दी होती, इसलिए सूर्य तुरंत यहाँ कर देता है। तो आदि 5 करोड़ वापस करने के लिए सूर्य को 4 दिन की मोहलत देता है और साथ ही साथ यह भी वार्निंग देता है कि अगर तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में कई करोड़ डलवा दूंगा, जिससे पुलिस और सीबीआई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यह सोचकर कि तुम आतंकवादियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, एक ही रात में तुम्हें इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनवा दूंगा, जिसके बाद तो तुम मरना ही बेहतर समझो। पर उसके लिए भी तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी होगी और मेरी ताकत का अंदाज़ा तुम इसी से लगा लो। तो आदि एक छुटकी बजाता है और मेले में जो लोग जहाँ पे थे वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। फिर जब वो चुटकी वापस बजाता है तो सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अब सूर्या को एहसास हो जाता है कि मैं उस मुसीबत में फंस गया हूँ जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। सूर्य जाता है सीधे बेनी के घर पे, जहाँ कई लोग बेनी की वाइफ से अपने अपने पैसे मांगने के लिए आए होते हैं।
सूर्य को कुछ समझ नहीं आता और वो उसकी वाइफ से पूछता है कि बेनी कहाँ है, तो वो अंदर की ओर और इशारा करती है। सूर्य जब अंदर जाता है तो शॉक, क्योंकि बेनी तो मर चुका है और वो कॉफिन में लेटा होता है। यानी अब सूर्य के पास कोई रास्ता है ही नहीं ये पता लगाने का कि बेनी ने सूर्य के फेक अकाउंट में 5 करोड़ क्यों भेजे और फिर आगे उसने किया क्या। हालांकि सूर्य बेनी की वाइफ से एक लेटर लिखवा देता है जिसमें वो क्लेम कर रही होती है कि बेनी के पैसे सूर्य ने चोरी किए हैं। तो वो लेटर लेकर सूर्य जाता है अपने बैंक के कंप्लायंस ऑफिसर के पास, मगर वहाँ अभी भी वो सिला होती है जो बीच में टांग अड़ाई जा रही है। हेमंत कुमार मार्ट सूर्य से कहता है कि तुम्हें बेनी के डेथ सर्टिफिकेट और उसके लीगल वारिश के सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे। सूर्य कहता है पर वो लोग तो बेनी की लाश को लेकर अपने होम टाउन जा चुके हैं। लेकिन हेमंत कुमार कहता है कि पर तुम्हें तो सर्टिफिकेट लाना ही होगा वरना यह मुद्दा और बढ़ेगा। इधर स्वाति अपने पेरेंट्स के साथ आज सूर्य के घर पे आई होती है रिश्ते की बात करने के लिए, मगर सूर्य तो बेचारा जिस मुसीबत में फंसा हुआ है वह तो अपनी मॉम की कॉल भी पिकअप नहीं कर पा रहा होता। अब बॉब सूर्या से कहता है कि आदि के पास उन 1000 अकाउंट्स की डिटेल्स भी होगी ना, चलो ना हम उनसे ही वो पैसे वापस ले लेते हैं। तब सूर्य कहता है कि आदि ने कोशिश कर ली है और उसे पता है कि हमने बेनी के अकाउंट से 4 लाख का फ्रॉड किया था, इसीलिए उसे यकीन है कि 5 करोड़ का स्कैम भी हमने ही किया है। फिर बॉब सवाल करता है कि एक बात सोचो ना, बेनी को भी अभी मरना था, क्या वो मरा कैसे? तो हमें पता चलता है कि टाइगर से सह नहीं गया था कि एमजी ने आदि के मुंह पे उसकी बेइज्जती की, इसलिए टाइगर ने वो गुस्सा जाकर निकाला बेनी पे, मगर वो शराब के नशे में था और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। आदि टैगोर से कहता है कि जब तक हम एमजी के बॉस से नहीं मिल जाते हमें अपने हाथ खून से गंदे नहीं करने हैं और ना ही कोई नया बखेड़ा खड़ा करना है, याद रखना इस बात का। अब इधर बॉब सूर्या को बाबा नाम का एक जुगाड़ू आदमी के पास लेकर जाता है जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है। उसे सूर्य और बॉब सारा खेल समझा देते हैं, तो वो उनसे कुछ पैसे लाने को कहता है ताकि वो उन्हें स्टॉक मार्केट में लगाकर सूर्य को दोगुना तिगुना करके दे दे। अगले दिन जब सूर्य अपने बैंक जाता है तो वहाँ स्वाति को देखता है जो गुब्बारे की तरह अपना मुंह फुलाए बैठी होती है। आज स्वाति का बीटी में पहला दिन है, इसलिए सूर्य उसका वेलकम करता है, मगर कल रात स्वाति अपने पेरेंट्स के साथ सूर्या के घर आई थी और सूर्या बिल्कुल लापता था, इसीलिए वो गुस्से में है। उसे मनाने के लिए सूर्या उसको एक रोज भी देता है और थोड़े बहुत प्यार के मीठे बोल भी बोल देता है, तब जाकर स्वाति अपना गुस्सा थोक देती है। अब आगे सूर्या एनआरआई लोगों के बैंक अकाउंट चेक करता है जो कि बहुत सालों से इंडिया नहीं आए और उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए हैं। उनमें से एक अकाउंट को सूर्या एक्टिवेट करना चाहता है, लेकिन अगर वह अकाउंट एक्टिवेट कर देगा तो एक्टिवेशन का मैसेज कस्टमर के ईमेल और फोन पे जरूर जाएगा, जो कि सूर्या बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वो सबसे पहले बॉब से एक नया फोन और एक नया नंबर लाने को कहता है, जिसके बाद वो बॉब से अमेरिकन एक्सेंट में बैंक में कॉल करवाकर वो अकाउंट एक्टिवेट करने को कहता है। इसके बाद सूर्या ऐसे अकाउंट्स ढूंढता है जिसके अकाउंट होल्डर मर गए हो और नॉमिनी में किसी का नाम ना हो। उसे ऐसे अकाउंट मिल भी जाता है और उनमें उसे 40 लाख मिल जाते हैं जो कि ऐसे बैंक में पड़े हुए थे। तो उस 40 लाख को सूर्या उस एनआरआई वाले अकाउंट में डाल देता है। साथ ही सूर्य के पास 70 की सेविंग होती है और बॉब के पास कुछ हजार की, तो वो सब पैसे मिला जुला कर एक 41 लाख बना देते हैं और उसे बाबा के पास लेकर जाते हैं। कौन बाबा? जो अब मार्केट में लगाएगा पैसा।
तो बाबा 41 लाख में से 2 लाख अपना कमीशन रख के बाकी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कहता है। दूसरी ओर दिखाते हैं एमजी और आदि एक बार की ओपनिंग में जाते हैं। वहाँ भी एमजी उसे टोंट करने लगता है और पूछता है कि किसने चुराए थे पैसे किसी हैकर ने। और जब उसे पता चलता है कि एक बैंक एम्प्लॉय ने पैसे उड़ाए हैं तो वो कहने लगता है कि वो बेचारा कहाँ से 5 करोड़ वापस लेकर आएगा, और अगर उसने लिए भी है तो उसके गले में चाकू रखकर अपने पैसे निकलवा लेने चाहिए। यह कोई अमेजन नहीं है जो 4 दिन में हो जाएगा। आदि कहता है कि किसी अमीर आदमी से पैसे निकलवाना बड़ी बात नहीं है, उनके पास होते हैं, मगर एक कॉमन मैन से उतने पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात है। मगर मुझे पता है कि मैं निकलवा लूंगा। तब एमजी कहता है कि चलो आज तुम उससे सिर्फ 25 लाख निकलवा कर दिखाओ, यानी कि 25 लाख तभी मैं मानूंगा कि 3 दिन में वो पूरा पैसा वापस दे देगा। अगर ऐसा हो गया तो 5 करोड़ और फिर अलग से 200 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगा, और विस्की से तुम्हारे पैर धोकर अपने बॉस से मिलवा दूंगा तुम्हें। तो आदि तुरंत ही सूर्य को कॉल करता है। सूर्य वो कॉल बॉब को दिखाता है तो बॉब कहता है उठा लो वरना वो हमें उठा लेंगे। कॉल रिसीव करने पर सूर्य को पता चलता है कि कॉल आदि ने नहीं, उसके किसी खास आदमी ने किया है, और वो डायरेक्टली पूछता है कि तुम जो बाबा को 41 लाख देने वाले थे वो दे दिए क्या। सूर्य घबरा जाता है कि इन्हें कैसे पता चला, यानी कि ये लोग मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तो आदिक आदमी कहता है कि वो पैसे तुम तुरंत हमें ट्रांसफर कर दो, फिर तुम्हें 5 करोड़ नहीं देने होंगे। इसीलिए सूर्य तुरंत ही खुश वो पैसे आदि के अकाउंट में डालने लगता है, मगर डालने से पहले बार बार उसके बैंक के एक एम्प्लॉय स्नेक सिला के चमचे का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने अब क्या गड़बड़ कर दी है जो स्वाति से हेमंत कुमार पूछताछ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ हो गई स्वाति से। और तब सूर्य को याद आता है कि मरे हुए लोगों का जब मैं अकाउंट चेक कर रहा था तो बार बार एरर शो कर रहा था, तो मैंने स्वाति का ही आईडी पासवर्ड यूज कर लिया था। अब सूर्या को रिग्रेट होता है। उधर हेमंत कुमार स्वाति को स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ छोड़ देता है, क्योंकि स्वाति अब भी नई ज्वाइन है। मगर हेमंत कुमार डिसीज्ड अकाउंट होल्डर के अकाउंट बैलेंस को चेक करता है, और सूर्या भी फटाफट जिसके अकाउंट से जितना पैसा लिया था तुरंत ही वापस कर देता है, और जो 1 लाख बचे हैं ना वो आदि को सेंड कर देता है। मगर इससे क्या होता है, एमजी की पूरी गैंग के सामने आदि की खिल्ली उड़ जाती है। आदि को बड़ा गुस्सा आता है जब एमजी उसका मजाक बना रहा होता है, तो इसीलिए आदि एमजी का हाथ मरोड़ देता है। गुस्से में एमजी भी आदि को मारना चाहता है, मगर तब तक टैगोर शराब की शीशी फोड़कर एमजी का गला काटने की सोचता है। मगर तभी सही वक्त पे सब कुछ टल जाता है, वरना आज तो एमजी का काम तमाम हो गया था। और वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आदि का छोटा बेटा भी था। वो उसके सामने कोई खून खराबा नहीं होने देना चाहता था। आदि अपने बेटे को लेकर चुपचाप वहां से निकल जाना ही अब बेहतर समझता है, मगर तब भी एमजी उसको चिढ़ा आता है कि जूनियर आदि, तुम्हारे डैडी शर्त हार गए हैं, उन्हें घर पे चूड़ी पहना के रखो। इधर सूर्य जल्दी से स्वाति के पास आता है। स्वाति बहुत गुस्से में होती है। उसे लगता है कि जैसे सूर्य सबको यूज करता है उसने मुझे भी यूज किया, इसीलिए वह चढ़कर उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। तब सूर्य को आदि का फोन आता है, जिससे डर के मारे सूर्य उठाता ही नहीं। आदि तो इससे और गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि जैसा ठीक लगता है वैसा करो इस सूर्य के साथ। तो फिर सूर्य के फोन पे एक के बाद एक उसके कस्टमर्स कॉल करके कहते हैं कि मेरे अकाउंट से 1 करोड़ गायब हो गए। कोई कहता है कि 5 लाख गायब हो गया।
कोई कहता है कि 20 लाख गायब हो गया है। एंड अब सूर्य को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है मेरे साथ। और जितने भी पैसे गायब हो रहे थे सभी आ रहे थे सूर्य के अकाउंट में। यानी कि अब तो सूर्य बुरा फंसने वाला है। सूर्य जैसे अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, उसके सारे एम्प्लॉयज ने फोन पकड़ के रखा होता है और सब सूर्य को घूरे जा रहे होते हैं। यानी कि सब कुछ अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। सबको पता चल गया है कि बीटी बैंक के कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। और इस सिला को तो बड़ा मजा आता है सूर्य को इस मुसीबत में देखकर। अब सूर्य बार बार आदि को कॉल करता है मगर आदि कॉल रिसीव नहीं करता। वहीं उसे टैगोर बताता है कि एमजी ने डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के सीईओ से डील कर ली है और हमें साइडलाइन कर लिया है। अभी आदि की बेटी को नींद आ रही होती है तो वो जंगल के जानवरों की कहानी सुनने लग जाता है, मगर रियल में वो अपनी ही स्टोरी सुना रहा होता है। तो हुआ यह था कि आदि एक अनाथ बच्चा था जो कोलकाता में भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। पर कोलकाता में क्राइम भी था। एक दिन टैगोर ने आदि का हाथ थाम लिया, जिसके बाद टैगोर की छत्र छाया में रहकर आदि भी बहुत बड़ा गुंडा बन गया। उसने बहुत सारे खून किए मगर फिर उसकी लाइफ में आराध्या नाम की एक लड़की आई जिससे आदि को प्यार हो गया। आराध्या भी उसको चाहने लगी तो दोनों ने शादी कर ली। आराध्या आदि के गलत कामों में उसका साथ देती थी। फिर एक दिन उसे डॉक्टर से एक अच्छी बात पता चली और एक बुरी भी। अच्छी ये कि आराध्या प्रेग्नेंट है और बुरी ये कि आराध्या को लास्ट स्टेज कैंसर है। तो पैसे रहने के बावजूद आदि अपनी वाइफ की जान नहीं बचा पाया। मगर जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन से आदि ने ठान लिया कि मैं अपने बेटे को अच्छी लाइफ दूंगा, मगर खून खराबा करके नहीं बल्कि एक इज्जत की लाइफ दूंगा। इसीलिए आदि कोलकाता छोड़ के हैदराबाद चला आया बिजनेस करने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर पता नहीं सूर्य और आदि की किस्मत कैसे एक दूसरे से टकरा गई। तो यहाँ बैंक के बाहर बहुत ही भीड़ होती है उन लोगों की जिनके अकाउंट से पैसे सूर्या के अकाउंट में आ गए हैं। सभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग कर रहे होते हैं, इसलिए पुलिस भी आ गई है। हेमंत कुमार सूर्या से उसका वॉलेट ले लेता है जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। उसका फोन भी जमा कर दिया जाता है। साथ ही स्ट्रिक्टली हेमंत कुमार सूर्या से कहता है कि जब तक तुम पे लगे दोनों केस सॉल्व नहीं हो जाते तुम कस्टमर से कोई कांटेक्ट नहीं करोगे। इसके बाद कांस्टेबल की मदद से सूर्या को पिछले गेट से उसके घर भेज दिया जाता है, जहां से अगली सुबह कांस्टेबल के साथ ही वो वापस बैंक आएगा क्योंकि मुंबई से इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है। घर आने पर उसकी मॉम को तो सूर्या की लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में पता ही नहीं है, तो वो पूछने लगती है कि हाउसिंग लोन का क्या हुआ बेटा, हम नया घर कब ले रहे हैं। तो सूर्य भी टेंशन में कहता है कि हाँ माँ प्रोसेसिंग में है, वो जल्दी मिल जाएगा, को दे दूंगा, जो कि 2 करोड़ 25 लाख को हमें 7 करोड़ 25 लाख बनाकर देंगे, जिसके बाद हम 5 करोड़ आदि को देंगे और बाकी के 2 करोड़ 25 लाख वापस बैंक में रख देंगे। आगे सूर्य आदि को कॉल करके एक हेल्प मांगता है कि आप बस सीसीटीवी ऑफ करवा दीजिए, बाकी मैं कर लूँगा। तो आदि आईटी हेड से कहकर 20 मिनट के लिए सीसीटीवी ऑफ करवा देता है और ये लोग किसी तरह से स्नेक सलाह से ओटीपी जनरेटर चुरा लेते हैं। फिर फेक फायर अलार्म एक्टिवेट करवाकर सभी एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को बैंक से बाहर निकलवा देते हैं और फिर आराम से पैसे चोरी करके बाबा को दे भी देते हैं और बाबा अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके वो पैसे लगाता है स्टॉक मार्केट में। दूसरी ओर एमजी आदि से मिलकर माफ़ी मांगता है और फिर से पहले वाली डील करने को कहता है। आदि हाँ तो कह देता है, मगर वो एयरलाइन
खुद अपने नाम करवा लेता है और एमजी को कर देता है साइड, जिसके गुस्से में एमजी टाइगर और आदि के बेटे दोनों को अगवा कर लेता है। इतने सालों से जो आदि ने गन यूज़ करना छोड़ दिया था, वो फिर गन उठाकर एमजी का हिसाब बराबर करने के लिए निकल जाता है। आधे एमजी के गुंडे तो आदि को देखकर यूं ही पहचान लेते हैं और वह भाग खड़े होते हैं, और आधे जो बचे होते हैं उन्हें आधी कुलारी मारकर काट देते हैं। जब आदि एमजी को शूट करने वाला होता है तो वहाँ पर ब्लैक कमांडो आकर उससे गन ले लेते हैं, और फिर एंट्री होती है एमजी के बॉस की, जो दरअसल हैदराबाद के सीएम होते हैं। वो आकर कहते हैं कि मेरी बेटी का बर्थडे है और उसे फ़्लाइट कैंसिल चाहिए बर्थडे गिफ्ट में। ये छोटा सा काम मैंने एमजी को सौंपा, मगर इसने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। तब आदि कहता है कि नहीं, आपकी बेटी को उसका बर्थडे गिफ्ट बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगा। मुझे पता चला है कि आपको हराने के लिए नेशनल पार्टी बहुत सारा फंड जुगाड़ कर रही है, इसलिए इस बार आपको जीतने के लिए पहले से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। लास्ट टाइम आपने 6000 करोड़ खर्च किए थे, पर इस बार आपकी पार्टी थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो अब आपको 9000 खर्च करने होंगे। मैं आपको इसका डबल अमाउंट फंड करूंगा। दरअसल आदि ने आराध्या से वादा किया था कि मैं सबसे मजबूत बनूंगा और सारे लोग मुझे सलाम ठोकेंगे। तो आदि किंग मेकर बनना चाहता है। तो सीएम कहते हैं कि 5 करोड़ तो तुमसे अभी तक निकाले नहीं गए और तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। आदि कहता है कि बात शाम को 5:30 की हुई है, उसमें अभी भी 10 मिनट बाकी है। 6 बजे तक एयरलाइन आपकी हो जाएगी, और इस दौरान यहाँ स्टॉक मार्केट से बाबा प्रॉफिट लेकर सूर्य के कहने पे बैनी के अकाउंट में 5 करोड़ डाल देता है। वहीं 2 करोड़ 25 लाख वो डायरेक्ट बॉब के हवाले कर देता है, मगर रास्ते में उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। तब सूर्य उनसे फाइट करके बड़ी मुश्किल से सही सलामत पैसे बैंक तक पहुंचा देता है, मगर अब तक बैंक में हुई चोरी के बारे में सबको पता चल जाता है। सारे लोग वर्ल्ड के इर्द गिर्द जमा होते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सूर्या 2 करोड़ 25 लाख स्नेक सिला के केबिन के पर्सनल करर में रख देता है, जिससे जब चेकिंग की जाती है तो वो पकड़ी जाती है। और जब फॉल्स फेक अलार्म बजा था, तब स्वाति ने स्नेक सिला को टॉयलेट में लॉक कर दिया था, और अब ये चीज़ स्नेक सलाह के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि सभी कह रहे होते हैं कि सारे लोग फेक अलार्म के वक्त बाहर चले गए थे, मगर सिला मैडम तो अंदर ही थी। और सारा स्टाफ जो अभी तक सिला के अत्याचार से परेशान था, वो आज अपना मुंह खोल देता है, और वो भी मुंबई ब्रांच की टीम के सामने, जिससे चोरी का इल्ज़ाम तो लगता ही नहीं। साथ ही यह भी साबित हो जाता है कि सिला ने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे ही नहीं स्टाफ के साथ। उसके ही अत्याचार की वजह से एक एम्प्लॉय ने खुद की जान ली, यह भी औरों को पता चल जाता है। अब स्वाति सूर्य को बताती है, पता है 5 करोड़ ना बेनी के अकाउंट में वापस आ गए थे, तो बेनी की वाइफ वो पैसे लेकर चली गई और उसने तुम पर से सारे केसेस हटवा दिए हैं। इससे बॉब परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे वो पागल औरत, वो पैसे वापस नहीं आए थे, बल्कि हमने ही बाबा से कहकर भिजवाए थे। अब हम आदि को पैसे कैसे देंगे? 5:30 हो गए हैं। मगर दोस्तों, ठीक 5:30 पर आदि को पैसे मिल जाते हैं, जिससे सीएम बड़ा खुश हो जाता है कि एक सैलरी एम्प्लॉय से आदि ने 5 करोड़ निकलवा कर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है। इससे वो आदि से हाथ मिला लेते हैं। अब आदि सूर्य से मिलने जाता है और जानना चाहता है कि उसने पैसे अरेंज कैसे किए। तब सूर्या एक राज की बात बताता है, आ जाओ सभी सुन लो, अब ट्विस्ट आने वाले हैं। एक्चुअली जो 5 करोड़ का घोटाला किया गया था, वो किसी और ने नहीं बल्कि बेनी की वाइफ जेनिफर ने किया था।
दरअसल बेनी गलत कामों में इवॉल्व रहता था और उसकी वाइफ जेनिफर कोई और नहीं बल्कि वही हैंडीकैप एम्प्लॉय थी जिससे बहस करके सूर्या ने बेनी के नकली साइन लेकर 4 लाख निकलवाए थे। तो उसी वक्त जेनिफर ने ठान लिया था कि अगर यह बंदा बेनी का दोस्त है और इसके कहने पर ही बेनी सारे उल्टे सीधे काम करता है तो यह बंदा भी कोई दूध का धूला नहीं होगा। इसीलिए काम करती हूँ इसके अकाउंट से बेनी के अकाउंट को लिंक कर देती हूँ, जिससे होगा ये कि जब भी बेनी के अकाउंट में कोई उलझलूल पैसा आएगा तो वह पैसे चले जाएंगे सीधा सूर्या के अकाउंट में, जिससे फिर बेनी और सूर्या दोनों फंसे ऐसा है। और जिस दिन सूर्या बेनी से मिलने उसके घर गया था तो उसने बेनी की लाश देखी थी। तभी सूर्या को सारा खेल समझ में आ गया था कि जेनिफर एक ऑर्फनेज चलाती है, मगर उस ऑर्फनेज के फंड को भी बेनी ने खर्च कर दिया था। साथ ही ऑर्फनेज को भी गिरवी रखकर उसने महाजनों से पैसे उधार ले रखे थे। इसीलिए दोस्तों यहाँ से सूर्या और बेनी की वाइफ दोनों मिल चुके थे। तो मैं समझाता हूँ खेल क्या हुआ था। तो स्टार्टिंग में जैसा कि आपको पता चल गया है वह 5 करोड़ गायब किए थे बेनी की वाइफ जेनिफर ने और फनेट को चलाने के लिए, ताकि कोई मरे ना, मतलब सबका पालन हो जाए। और फिर आगे जब आपको पता है कि ये लोग बाबा के पास गए थे स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए, तो वहाँ से जो पैसा आया उसे इन्होंने जब बेनी के अकाउंट में भेजा 5 करोड़, तो वो 5 करोड़ सिर्फ बैंक वालों को दिखाने के लिए ही जेनिफर की वाइफ ने निकाल लिए और चली गई कहीं और। लेकिन वो असल में कहीं गई नहीं, उसने वो पैसे निकालकर बाद में दिए सूर्या को और फिर वही पैसे सूर्या ने आदि को दिए थे। तो इस तरह दोस्तों सूर्या बच गया। सूर्या के इस कारनामे से आदि बहुत ही खुश होता है और उसे अपने बेटे के हाथों से उस फ्लैट की चाबी गिफ्ट करता है जो उसकी मॉम खरीदना चाहती थी, जिसमें शादी के बाद सूर्य अपनी मॉम और वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर ख़त्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंदी।